वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक जो होता है उससे संबंधित कुछ हमारे एमसीक्यूज़ हैं जो आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं जहाँ पे भी आपका कोरिलेशन वाला टॉपिक है, सहसंबंध गुणांक से संबंधित जहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो यूज़फुल रहेगा। चाहे हम यूजीसी नेट की बात कर लें, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लें, या फिर आपका जो संगणक का एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर का, या फिर एएसओ असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जो होता है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी। तो जहाँ पे भी आपका सांख्यिकी के सिलेबस में सहसंबंध गुणांक हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन उसको देखिए। यदि चर मूल्य x तथा y में रेखीय संबंध है, ठीक है, लीनियर रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल हमारे पास में कौन से हैं, एक का हमने नाम दे दिया है x और दूसरा हमारे पास में कौन सा है y। तो दोनों के बीच में अगर लीनियर रिलेशन है, रेखीय संबंध है, तो उनको अगर आप एक विक्षेप चित्र पर प्रस्तुत करोगे, ठीक है, विक्षेप चित्र मतलब जो आपका स्केटर डायग्राम होता है उस पर अगर हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन होती हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो जो आपका करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, कि एक्स और वाई के बीच में अगर रेखीय संबंध है, ठीक है। रेखीय संबंध का मतलब आपका क्या हो गया, जो हमारे बिंदु हैं वो या तो नीचे की तरफ गिरते हुए, ठीक है, इसके आसपास भी हो सकते हैं, और ऊपर की ओर बढ़ते हुए इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डायग्राम है वो आपको बता रहा है धनात्मक संबंध को, और ये जो हमारा डायग्राम है वो किसको बता रहा है, ऋणात्मक सहसंबंध को। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो एक्स और वाई के बीच में अगर लीनियर रिलेशन है, रेखीय संबंध है, तो विक्षेप चित्र जो आपका बनेगा, ठीक है, वो एक तरह से एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करेंगे, सारे जो बिंदु हम बनाएंगे वो। अगला है, निम्न किस सहसंबंध गुणांक से सहसंबंध की न्यूनतम क्षमता को परिलक्षित करता है। देखिए सहसंबंध गुणांक की अगर हम सीमाओं की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट हमारा होता है उच्च, दूसरा हमारा होता है मध्यम, और तीसरा हमारा होता है निम्न, ठीक है। उच्च सहसंबंध की अगर हम बात करें तो जब हमारा सहसंबंध गुणांक 0.75 से लेके 1 के बीच में अगर आ जाता है तो ये आपका कौन सा होगा, हाई, ठीक है, उच्च सहसंबंध होगा। अगर आपका आंसर कितना आ जाता है 1, तो उसको हम कहेंगे परफेक्ट, पूर्ण सहसंबंध गुणांक। जब हमारा सहसंबंध गुणांक का मान आपका आ जाएगा 0.25 से लेके 0.75 के बीच में, तो ये आपका होता है मॉडरेट कोरिलेशन होगा, मध्यम सहसंबंध गुणांक। और सहसंबंध गुणांक का मान अगर 0 से लेके 0.25 के बीच में आ जाएगा तो ये आपका निम्न सहसंबंध गुणांक को प्रदर्शित करता है। और अगर सहसंबंध गुणांक की जो वैल्यू आपकी 0 अगर आ जाती हैं, इसका मतलब जो हमारे पास में दो सीरीज़ हैं उनके बीच में सहसंबंध गुणांक का अभाव है, उसकी अब्सेंस है। तो इस तरीके से हम उसको बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो गुणांकों के मान दे रखे हैं तो उनमें अगर आप देखोगे तो जो सबसे कम मात्रा है वो आपकी कौन सी होती है, 0.28, ठीक है, माइनस में भी हो सकती हैं, प्लस में भी हो सकती हैं। तो ये आपका धनात्मक सहसंबंध में सबसे जो कम मान दे रखा वो आपका कितना है, 0.28। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, ठीक है। अगला देखिए, सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य होता है, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है, वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब उद्गम के ऊपर निर्भर करता है, या फिर पैमाने पर निर्भर करता है, या फिर उद्गम और पैमाने दोनों पर निर्भर करता है, या फिर दोनों से ये स्वतंत्र होता है। तो देखिए उद्गम पर निर्भर करने का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु जिसको हम मानते हैं, मतलब हमारे पास में जो मूल्य होते हैं उसमें से किसी एक निश्चित संख्या को घटा दें या किसी एक निश्चित संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आपका क्या होता है, ओरिजिन, उसमें क्या हो जाता है, चेन। लेकिन सहसंबंध गुणांक का जो मान होगा वो उससे प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब जो सहसंबंध गुणांक आपका है वो ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, उद्गम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो पहला तो आपका गलत हो गया।
साथ में पैमाने के ऊपर भी निर्भर नहीं करेगा कि हमारे पास में जो x की वैल्यू है उसको अगर हम किसी एक निश्चित मूल्य से भाग दे दें, डिवाइड कर दें या उसको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है सहसंबंध गुणांक का मान है वो प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब दोनों के ऊपर भी ये निर्भर नहीं करता है, ठीक है। निर्भर करता है ये भी गलत हो गया है, दोनों से ये स्वतंत्र होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप उद्गम को चेंज कर दो, ठीक है, जो आपका मूल बिंदु है उसको अगर आप परिवर्तित कर दो, या फिर जो हमारे पास में x और y की वैल्यू है उसको अगर हम पैमाना चेंज कर दें, ठीक है, इसके अगर उसका हम चेंज कर देंगे तो भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो हमारा है सहसंबंध गुणांक है उससे प्रभावित नहीं होता है। मतलब उनसे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अधिकतर एग्जाम में जिससे इस तरीके का या ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहसंबंध गुणांक का जो मूल्य होता है वो मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु ओरिजिन या मूल बिंदु की जगह हम उद्गम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, और दूसरा आपका होता है पैमाना स्केल, इन दोनों से प्रभावित नहीं होता है, या यूँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों से ये स्वतंत्र होता है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिए, यदि r स्क्वायर 0.64 है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। r स्क्वायर आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, निर्धारण गुणांक जिसको हम कहते हैं, वह आपका होता है r स्क्वायर, ठीक है। मतलब वो क्या दर्शाता है कि y में जो परिवर्तन हो रहा है वो x में, जो x के ऊपर निर्भर करता है उसकी वजह से कितना चेंजेस हो रहा है आपका एक तरह से, ठीक है। 64% जो चेंजेस हुआ है वो x की वजह से हुआ है। अब देखिए r स्क्वायर आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये आपका 0.64 है। तो जो सहसंबंध गुणांक है वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका रूट निकाल दोगे, ठीक है। तो आपका जो रूट है वो कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। नेक्स्ट देखिए, यदि चर मूल्य x तथा y के मध्य अस्वीकृत विचरण, ठीक है, जो आपका विचरण होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एक्सप्लेन, ठीक है, स्वीकृत जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा हमारा होता है अनएक्सप्लेन, अस्वीकृत विचरण होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, देखो कि यदि चर मूल्य x और y के मध्य अस्वीकृत विचरण कितना है, 0.25 है, तो r स्क्वायर आपका क्या होगा, ठीक है। देखिए अब देखो r स्क्वायर आपका क्या दर्शाता है, स्वीकृत को दर्शाता है, एक्सप्लेन, और स्वीकृत आप क्या निकालोगे कि जो हमारा सहसंबंध गुणांक है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। अब अस्वीकृत कैसे निकालोगे, तो 1 में से r स्क्वायर को अगर आप माइनस कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अस्वीकृत विचरण आ जाएगा, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास में 1 माइनस r स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 0.25, ठीक है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.25, ठीक है। और 1 में से अगर आप 0.25 को माइनस करोगे कितना बचेगा हमारे पास में, 0.75 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें बी। अगला देखिए, दो चर मूल्यों के मध्य किस प्रकार के संबंध को आर से इंगित करते हैं, ठीक है। हम जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं आर, तो ये आर जो होता है वो दो चरों के बीच में किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है, जो आपका स्वतंत्र चर होता है और आश्रित चर होता है उनके बीच में जो संबंध होता है, और ये संबंध आपका क्या होता है, कारण और परिणाम का संबंध दर्शाता है, ठीक है। कारण और परिणाम के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा वैसे, ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, दिया गया है x तथा y के बीच में सह विचरण दे रखा हमको कोवेरियंस, x का विचरण दे रखा है जिसको हम कहते हैं वेरियंस या प्रसरण कहते हैं, और y का विचरण हमको दे रखा, y का वेरियंस भी हमको दे रखा है 275.25। अब यहाँ पे आपको सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए सहसंबंध गुणांक का आपका फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू सिग्मा dx dy अपॉन n इंटू
x का प्रमाविचलन और y का प्रमाविचलन, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें से देखिए ये जो आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन जो है, इसको हम क्या कहते हैं, सहविचरण कहते हैं, कोवेरियंस कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है आपको, 160.50। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 160.50 अपॉन एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो तो हमको नहीं दे रखा, उसका क्या दे रखा, वेरिएंस। और वेरिएंस आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब उसका रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं वैल्यू। तो ये आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन आपको दे रखा है 160.50 अपॉन, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना हमारा प्रमाविचलन, उसके स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, विचरण। और स्क्वायर अगर आपको दे रखा है 156.25, तो इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, प्रमाविचलन आ जाएगा। इसी तरीके से y का भी विचरण दे रखा है, तो y का भी हम क्या करेंगे, 275.25 का रूट निकाल देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, उसका रूट निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ऊपर तो हो जाएगा 160.50 अपॉन 156.25 का आप क्या करोगे, रूट निकालोगे। तो ये आपका रूट और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहले 156.25 को 275.25 से मल्टीप्लाई करके उसका हम अंडर रूट निकाल लेंगे। और ये अंडर रूट आपका कितना आएगा, 207, ठीक है। अब 160.50 में आप 207 का डिवाइड कर देना, ठीक है, लगभग लिखा मैंने। और 160.50 में अगर आप 207 का डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.77, ठीक है। यहाँ राउंड फिगर हम कह सकते हैं 0.78। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया ए। अगला देखिए, दिया गया है R इक्वल टू 0.8, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक हमारे पास में क्या दे रखा है, 8.8 दे रखा है। n हमारे पास में कितना है, 25। PE का मान, P आपका क्या होता है, प्रोबेबल एरर, हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, संभाव्य विभ्रम, ठीक है। PE आपका क्या है, संभाव्य विभ्रम, मतलब कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसकी सार्थकता की जांच करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबल एरर, संभाव्य विभ्रम। और R की जो वैल्यू होती है ना सहसंबंध गुणांक की, अगर वो इस प्रोबेबल एरर के 6 गुने से भी ज़्यादा है, ठीक है, R की वैल्यू ज़्यादा है 6 टाइम्स ऑफ PE, जो आपने संभाव्य विभ्रम निकाला उसको अगर आप 6 से गुणा कर दो, उसके बाद में भी अगर R की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं, सहसंबंध गुणांक हमारा क्या होगा, सार्थक होगा, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, PE कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पूछा हुआ है कि PE की वैल्यू निकालने संभाव्य विभ्रम निकालना है। तो संभाव्य विभ्रम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 0.6745 मल्टीप्लाई आपका 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो 0.6745 है इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, 2/3 का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन इससे थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2/3 1 माइनस R स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n, इस फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है ऊपर। तो देखिए आपका हो जाएगा 2/3 इंटू 1 माइनस R का स्क्वायर, R आपको दे रखा है 0.8 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n, n आपका कितना है 25। बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए 0.8 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 0.64, और 0.64 को 1 में से माइनस करोगे कितना बचेगा, 0.36 बचेगा। और फिर 0.36 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.72 अपॉन, अब इस 25 का रूट निकालोगे कितना आएगा 5, और 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 0.72 में आप क्या करोगे, 15 का डिवाइड करोगे, तो 15 का डिवाइड करने पर ही आपके पास में आ जाएगा 0.048, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.048, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिए, दिया गया है सिग्मा डी एक्स डी वाई आपको दे रखा 46,
और डी स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है 28, डी स्क्वायर वाई आपको दे रखा है 84। सह संबंध गुणांक का मान ज्ञात करना है। तो बस यहाँ पे आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है। सह संबंध गुणांक का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहता है, सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर की टोटल दे रखी है। जब प्रमाण विचलन दे रखा हो तो प्रमाण विचलन अगर दे रखा होगा तो हम पहले वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रमाण विचलन दे रखा होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ठीक है, और इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, सविचरण कहते हैं। तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो इस फॉर्मूले में अब आप क्या करोगे, वैल्यू रखोगे इसमें, तो ये आपका हो जाएगा 46 अपॉन अंडर रूट डी एक्स स्क्वायर की टोटल आपकी है 28, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डी वाई स्क्वायर कितना है 84। बस इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करके देख सकते हैं। तो इसमें आपका आंसर लगभग 0.948 आना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार करके देख लेना। और 0.948 तो आपका दे नहीं रखा है। ठीक है, शायद हो सकता है कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या आपका 948 इस तरीके होना चाहिए था वैसे। ठीक है, तो इसको एक बार आप करके देख लीजिएगा। अगला देखिए, प्रोबेबल एरर आपको दे रखा है 0.04 और आर की वैल्यू दे रखी है आपको 0.90। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, जो चीज़ें हमें दे रखी हैं उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए, जैसे देखिए अब हमने प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन तो पहले कर लिया है। तो प्रोबेबल एरर आपका जो संभाव्य विभ्रम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो देखिए, ये जो आपको PE है यहाँ पे आप क्या लिख दोगे 0.04, और ये जो R है आपको कितना दे रखा है 0.9 दे रखा है। ठीक है, 0.90 का आप यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, और फिर n जो हमारा है ये अंडर रूट n है, इसको आप ऐसा कैसा लिख दोगे, और फिर इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए 9.37। ठीक है, लगभग ये आपका आंसर आएगा। फिर भी जो मैंने आपको बताया उस तरीके से एक बार करके देख लेना। अगला देखिए, कुल धनात्मक चिन्ह आपको दे रखे हैं 7 और कुल ऋणात्मक चिन्ह आपको दे रखे हैं 3। मतलब देखिए, जो हमारा संगामी विचलन रीतें होती हैं, कॉन्करेंट मेथड जो होती हैं, उसमें हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो x की वैल्यू होती हैं उनको हम क्या देते हैं, साइन देते हैं। मतलब कोई वैल्यू अगर बढ़ रही तो उसके लिए प्लस का साइन लिखते हैं, अगर घट रही तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लिखते हैं। इसी तरीके से y में भी हम क्या करते हैं, जो हमारे डेविएशंस होते हैं साइन दिए जाते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइन करते हैं, और उसमें हम काउंट करते हैं कि हमारी पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, माना कि 7 हैं, और नेगेटिव वैल्यू कितनी है, 3 हैं। तो फिर जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, इसमें आप फॉर्मूला क्या यूज़ करते हो, आर कॉन्करेंट मेथड है, प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस 2c माइनस n अपॉन n। ये फॉर्मूला हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कॉन्करेंट या संगामी विचलन रीति में। तो इस फॉर्मूले में अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो देखो, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू c, कितना c का मतलब पॉजिटिव वैल्यू कितनी है आपकी 7, माइनस n कितना है 10, और अपॉन भी क्या कर दोगे 10। बस इसको हमको क्या करना है, अब सोल्व करना है। तो देखो 2 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा 14, 14 में से 10 को माइनस करोगे 4 बचेंगे, और 4/10 बचेगा। ठीक है, 4/10, ये आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है, और 0.4 का फिर आपको क्या करना है, अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो 0.4 का अंडर रूट निकालने पे आपके पास में आ जाएगा 0.632। ठीक है, इसको आप करके देख लेना। तो इसमें भी शायद प्रिंटिंग मिस्टेक, इसमें भी आंसर आपको मैच नहीं हो रहा है। तो बस ये रहेगा आपका कि लास्ट में आपको क्या करना है, 0.4 जो आपका बचा है उसका हम क्या करेंगे, रूट निकाल देंगे।
तो लगभग ये आपका ये आना चाहिए 0.63 के आसपास आएगा, ठीक है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं दे रखा है। सेम अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका ये क्या है, प्रोबेबल एरर है। पीई आपको दे रखा है कितना, 0.2, ठीक है। एन हमारे पास में कितना है, 9। तो आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो बस सेम फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, ठीक है। प्रोबेबल एरर आपका हो जाएगा 0.2 इक्वल टू 2/3 1 माइनस आर स्क्वायर। आर तो स्क्वायर को हमको कैलकुलेट करना है, और अंडर रूट एन की जगह हम लिख देंगे 9, और इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग आपका आंसर कितना आना चाहिए, इसमें आएगा आपका आंसर आएगा 0.3 आएगा, ठीक है, 0.3 के आसपास आएगा, 0.31। तो यहाँ पे 0.332 दे रखा है, ठीक है, लगभग ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा। अब देखिए अगला आपको दे रखा n इक्वल टू हमको दे रखा है 10, और r इक्वल टू आपको दे रखा है 0.4, ठीक है। तो जो सहसंबंध गुणांक है वो आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं, है आपको पता करना, अर्थपूर्ण है या नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थपूर्ण पता करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले प्रोबेबल एरर निकालोगे। क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले संभाव्य विभ्रम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 2/3 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर कर दोगे, 0.4 हमको दे रखा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.16, ठीक है। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूँ। अपॉन क्या होता है, अंडर रूट एन होता है, अंडर रूट हम लिख देंगे यहाँ पे 10। अब देखो आगे आपका क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 में से अगर आप 0.16 को माइनस करोगे कितना बचेगा, 0.84 अपॉन 10 का रूट निकालोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 3.17 के आसपास कुछ आएगा। बस इसको अब आगे आप सोल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.68 अपॉन 9.51, और डिवाइड करने पर आपके पास में आ जाएगा 0.17, ठीक है। देख लीजिए कहाँ पे आ रहा है 0.17, अच्छा 0.17 आया है। अभी तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, प्रोबेबल एरर आया है। अब हम क्या करेंगे, सार्थकता की जांच करने के लिए हम क्या देखते हैं, आर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, 6 टाइम ऑफ पीई के। तो देखिए प्रोबेबल एरर आपका कितना आया है, 0.17 आया है। इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और आर हमारा कितना है, आर आपको दे रखा है 0.4। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये अब ग्रेटर नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो अगर 0.17 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, जबकि आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ज़्यादा। अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होती ना तो हम कहते हैं सार्थक है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू कम है, इसका मतलब ये सार्थक नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, यदि दो चर x तथा y के मध्य सहसंबंध आपको दे रखा है 2x + 3y = 4, तो दोनों के बीच में सहसंबंध गुणांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो 2x + 3y = 4 है, तो इसमें हम कर देते हैं 3y = 4 माइनस 2x, तो y = आपका क्या हो जाएगा, y - 2x अपॉन 3, ठीक है। तो ये आपका -2/3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ए। इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अगला देखिए, सिग्मा XY हमारे पास में दे रखा है 40, n दे रखा है 100, सिग्मा x² आपके पास में है 80, सिग्मा y² है 20, और x क्या आपका x - 1000, मतलब आपने मीन से निकाला हुए डिविएशन से। तो सहसंबंध गुणांक आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, तो बिल्कुल यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, सिग्मा dx/dy की जगह यहाँ पे सिग्मा xy दे रखा है, तो सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x² इंटू सिग्मा y², और इसका आप क्या करोगे, रूट निकाल दोगे। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है, आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये देखो 40 अपॉन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 40 अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा, सिग्मा x² आपका है 80 इंटू सिग्मा y² कितना है 20,
80 को 20 से गुणा करोगे 1600, और 1600 का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 40, और ऊपर भी हमारे पास में कितना है 40। 40 में 40 का डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, +1 मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, दो चर मूल्यों x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक हमको दे रखा है 0.8 और सहविचरण हमको दे रखा है 20। यदि x श्रेणी का विचरण हमारे पास में कितना है 16, तो y का हमको क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोरिलेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो आप लगाइए। ठीक, कोरिलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है, R = सहविचरण को वेरियांस अपॉन x का प्रमाण विचलन इंटू y का प्रमाण विचलन। बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो देखिए आपका को वेरियांस जो है सहविचरण वो आपको कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो ऊपर आपका आ जाएगा 20 अपॉन, अच्छा सहसंबंध गुणांक आपको दे रखा 0.8 इक्वल टू x का प्रमाण विचलन कितना दे रखा है 4, और y का हमको क्या करना है निकालना है। तो y का प्रमाण विचलन बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 अपॉन 0.8, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। 0.8 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3.2, और 3.2 का हम क्या करेंगे ऊपर 20 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा लगभग 6.25 होगा हमारा y का प्रमाप विचलन 6.25। ये आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, देखो 6.25 आपका दो जगह दे रखा है। ठीक है, ए में भी दे रखा है ऑप्शन में और डी ऑप्शन में भी दे रखा है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका 6.25 रहेगा। अगला देखिए, x तथा y के मध्य धनात्मक सहसंबंध बताता है कि, ठीक है, धनात्मक का मतलब क्या हो गया कि जो दो वेरिएबल हमारे पास में हैं, दो चर हमारे पास में जो हैं उनमें एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक ही दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो हमारा संबंध कैसा होगा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। अगर x की वैल्यू घटती है तो y की वैल्यू भी अगर घट रही है तो ये भी आपका कौन सा है पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पूछा हुआ है धनात्मक सहसंबंध इनमें से कौन सा होगा। तो देखो ए में तो क्या लिखा हुआ है x घटता है तो y बढ़ता, नहीं ये नहीं हो सकता है। यदि x घटता है तो y भी घटता है, ये आपका बी ऑप्शन जो है वो किसको बता रहा है धनात्मक सहसंबंध को दर्शाता है, जबकि ए आपका क्या दर्शा रहा है ऋणात्मक नेगेटिव कोरिलेशन को बता रहा है। अगला देखिए, यदि कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक 0.6 हैं तथा कोटि अंतर के वर्गों का योग कितना आपका 66 है, तब पद युग्मों की संख्या क्या होगी, मतलब n की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक आपका है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है R = 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर - 1। यहाँ अपॉन में हम इसको अगर आप देखोगे दिए आपका n³ - n भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हम लिख के इसको सोल्व करना है, इससे हमारे पास में क्या होगा n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसको अगर आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे देखो ये n³ हो जाएगा, तो क्यूब वाली जो वैल्यू होती है ना उसको सोल्व करना हमारे लिए थोड़ा टफ रहता है, इसलिए आप डायरेक्टली क्या करना कि ये जो हमारा फॉर्मूला है उसमें n की जगह आप क्या करना, एक बार 8 लिख के सोल्व कर लेना, एक बार 10 लिख के सोल्व कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा जो हमारा आंसर है r है वो कितना आना चाहिए आपका 0.6, जिसमें भी 0.6 आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैं वैल्यू रखता हूँ 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर आपका कितना है 66 अपॉन n में ले लेता हूँ एक बार 10 ले लेते हैं। ठीक है, देखो 8 को लेगो तो नीचे कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा, 10 को लेंगे तो कितना आ जाएगा 990 आ जाएगा। अच्छा 990 कैसे आएगा, देखो n स्क्वायर - 1, n का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100,
100 में से 1 को माइनस किया तो 99, फिर 99 को आप क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए हमने इस तरीके से लिखा ना आपने 1 - 6 × 66 अपॉन n कितना हमारा 10, फिर 10 का स्क्वायर -1 इस फॉर्मूले में। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 - 6 को 66 से मल्टीप्लाई करोगे 396 अपॉन, ठीक है। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 में से 1 को माइनस करोगे 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई किया 990, और यहाँ पे पता चल रहा है कि लगभग ये 0.4 आएगा, और 1 में से अगर आप 0.4 को माइनस कर दो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। ठीक है, देखो 396 में आपने 990 का डिवाइड किया, 990 की जगह मान लेते हैं 1000 होता है 1000, तो आपका आंसर कितना ये हो जाता है 0.39। तो हम राउंड फिगर मान लेते हैं कि कितना आएगा, लगभग 0.4 आएगा, और 1 में से 0.4 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। और देखिए हमारा जो सहसंबंध गुणांक कितना था वो 0.6 ही था। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका इस तरीके का आ जाता है जो आपको टफ लगता है, तो उसको इस तरीके से भी हम n की जगह आप इनमें से वैल्यू रख के 1-2 वैल्यू रख के सोल्व कर लेना। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। अगला देखिए, यदि r = 0.8 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ जो कोरिलेशन हमारा है वो कितना है 0.8 है, तो ये क्या दर्शाता है। ठीक है, ये क्या दर्शाता है कि दो चरों के बीच में जो सहसंबंध गुणांक है उसकी वैल्यू 0.8 है। अब हम इसका अगर हम r² कर दें, r² आपके पास में कितना आ जाएगा, 0.8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 0.64 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या दर्शाता है कि जो 64% वैल्यू हैं वो एक तरह से क्या है, एक्सप्लेंड, स्पष्टीकृत हम कह सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेंड है, मतलब जो y में जो परिवर्तन हुआ है वो x की वजह से हुआ है। ये कितना कम बता रहा है 64%। ठीक है, r² दर्शाता है। तो देखो बी ऑप्शन आपका सही है। फिर 1 में से अगर हम इसको माइनस कर दें, 1 - r² कर दें तो हमारे पास में कितना बचेगा 0.36 बचेगा, जो क्या दर्शाता है अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन को बताता है। अस्पष्टीकृत विचरण हम कह सकते हैं, वो कितना है 36% है। तो ये भी आपका सही है, ब और स दोनों सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन हमारा। ठीक है, दोनों ब एवं स क्या हैं, सही हैं। अगला देखिए, x तथा y के मध्य सहसंबंध गुणांक। ठीक है, x की वैल्यू भी आपकी ऋणात्मक है और y की वैल्यू भी आपकी क्या है, ऋणात्मक, दोनों आपकी नेगेटिव वैल्यू हैं। तो इनके बीच में जो सहसंबंध गुणांक होगा वो आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो दोनों में जो साइन है वो एक ही साइन है, मतलब दोनों ऋणात्मक हैं। इसका मतलब जो सहसंबंध होगा वो आपका कौन सा होगा, धनात्मक होगा। अगर एक माइनस का है एक प्लस का है तो कैसा आएगा, ऋणात्मक संबंध आएगा। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों माइनस में, इसका मतलब आपका सहसंबंध गुणांक क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। अगला देखिए, PE बराबर आपको दे रखा है 0.058 और R = हमारे पास में दे रखा है 0.69। इसकी आपको सीमाएं निकालनी है। ठीक है, इसकी लिमिट्स क्या होगी, तो लिमिट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोबेबल एरर है उसको हम प्लस माइनस करते हैं, किसमें, R में। तो अगर आप 0.69 में से 0.058 को माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.6311, और अगर आप 0.058 में प्लस करोगे 0.69 तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग 0.748 के आसपास। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बी ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, 0.6311। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगला देखिए, निम्न में से क्या सत्य हैं। ठीक है, निश्चयन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है r² को हम क्या कहते हैं, निश्चयन गुणांक कहते हैं, सदैव धनात्मक होता है। ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए किसी भी वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करोगे, और स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, यदि सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक हैं तो निश्चयन गुणांक भी ऋणात्मक होगा नहीं, निश्चयन गुणांक तो हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जैसे देखिए सहसंबंध गुणांक आपका यहाँ है माइनस का 0.8, ये आपकी R है। ठीक है, अब निश्चयन गुणांक आपको निकालना वो क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है 0.8 ×
0.8 करोगे, दोनों में माइनस का साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 0.64 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर सहसंबंध गुणांक ऋणात्मक है तो निश्चयन गुणांक धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब दूसरा आपका गलत है। तीसरा है कि निश्चयन गुणांक ऋणात्मक है तो सहसंबंध गुणांक धनात्मक होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन अ जो है वो हमारा सत्य कथन है। अगला देखिए, सहसंबंध गुणांक जो होता है कोई सीमा नहीं है, गलत है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये दोनों आपके गलत हैं। एक से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एक से कम होता है, मतलब जीरो से लेके इसकी वैल्यू क्या होती है, एक के बीच में होती हैं। ठीक है, जीरो से लेके एक के बीच में, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही है। अगला है, यदि x तथा y श्रेणियों के समांतर माध्य से दिए गए विचलनों का गुणनफल का योग शून्य है, यहाँ पे देखिए ये आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई, अगर ये आपका जीरो आ जाता है तो सहसंबंध गुणांक क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर सिग्मा डी एक्स डी वाई, जिसको हम क्या कहते हैं, विचलनों का गुणनफल का योग अगर शून्य है, इसका मतलब आर जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स डी वाई को हम मल्टीप्लाई करके जो हमने निकाला उसको अगर आप जोड़ लोगे और वो अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला देखिए, यदि दो चरों के मध्य सह विचरण धनात्मक हैं तो उनमें सहसंबंध गुणांक की सीमा, ठीक है, सह विचरण आपका धनात्मक है तो जो हमारा सहसंबंध गुणांक है वो भी क्या होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक का मतलब ये आपका जीरो से लेके किसके बीच में होगा, एक के बीच में होगा। ठीक है, जीरो से लेके एक के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही, ये हमारे 25 MCQs किए हैं हमने आज की इस वीडियो में। अब देखिए इसके 25 MCQs और हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।